Welcome aviators to Flying Aviation. This is 12th video of our series Aircraft Explained A to Z. आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है बिकॉज टुडे वी गोना टॉक अबाउट एयरक्राफ्ट प्रेशराइजेशन सिस्टम। देखेंगे कि एयरक्राफ्ट को प्रेशराइज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और साथ में ये भी देखेंगे कि इस प्रेशराइजेशन का हमारी बॉडी और एयरप्लेन की बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। But prior going to the video, join our Telegram group and Instagram account. Link is in the description below. Also subscribe to our channel and press the bell icon to get notification of every single video we make. So एयरक्राफ्ट के प्रेशराइजेशन सिस्टम को समझने से पहले हम पहले एटमॉस्फेयर को थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि हमें सांस लेने के लिए हवा या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसके साथ जो एयर हमारे आसपास होती है वो हमारी बॉडी पर कुछ प्रेशर डालती है। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इस प्रेशर की वैल्यू 14.7 पास्कल्स होती है। मींस हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी पर हवा का 14.7 psi प्रेशर बना रहता है। पर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में हवा भी कम होने लगती है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे सांस लेने में तो दिक्कत आती ही है और एयर का प्रेशर कम हो जाने के कारण हमारे कान भी बंद हो जाते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो एयर कम क्यों हो जाती है। तो आंसर है हमारी अर्थ की ग्रेविटी। जैसे जैसे हम ऊंचा जाएंगे ग्रेविटी भी कम होती जाएगी जिससे कि हवा की डेंसिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी। वीडियो में आगे जाकर हम ये भी समझेंगे कि हमारे कान बंद क्यों हो जाते हैं। पर उससे पहले हम अपने बेसिक्स को ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई तक ही सर्वाइव कर सकती है क्योंकि 10,000 फीट पर एयर की इतनी कमी हो जाती है कि हम सांस नहीं ले सकते और हमारी बॉडी पर एयर का पूरा दबाव नहीं मिल पाता जिससे कि हमारे नाक से खून आ सकता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ प्रेशर होता है। जब बाहर का प्रेशर एक लिमिट से कम हो जाएगा और बॉडी के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा और ब्लड के लिए हमारा नोज सबसे आसान रास्ता है एंड अ ह्यूमन में डाई विद दिस। और दूसरा, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे ब्लड सेल्स में भी ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी जिससे कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं एंड अ ह्यूमन में एंड अप विद डेथ। सो इसलिए हम 10,000 फीट की ऊंचाई के बाद जिंदा नहीं रह सकते। पर एयरप्लेन तो 35 से 40,000 फीट तक भी फ्लाई करते हैं। तो उसमें हम कैसे सरवाइव करते हैं? अगर आपको जानना है कि अगर हमें इतनी ऊंचाई पर खतरा है तो एयरप्लेन इतना ऊंचा क्यों उड़ते हैं तो इसके लिए आप हमारी वाई एयरप्लेन्स फ्लाई हाई वाली वीडियो देख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझ लीजिए कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने से एयरप्लेन का फ्यूल कम बर्न होता है। सो इतना ऊंचा उड़ रहे एयरप्लेन में हमारे सांस लेने और ज़िंदा रहने का आंसर है प्रेशराइजेशन। एयरप्लेन के पैसेंजर कंपार्टमेंट, कार्गो कंपार्टमेंट और कॉकपिट में एयर भर दी जाती है ताकि हम सांस ले सकें और हमारी बॉडी पर एयर का दबाव बना रहे। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। जब एयरप्लेन में हवा भर दी जाती है तो ये एक गुब्बारे की तरह होता है क्योंकि आसमान में इतना ऊपर जाने के बाद बाहर का एयर प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा और एयरप्लेन के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा जिससे कि ये एयरप्लेन की बॉडी पर बाहर की तरफ फोर्स डालेगा जिससे कि एयरप्लेन की बॉडी टूट सकती है। इसलिए एयरप्लेन बनाने वाली कंपनीज एक फिक्स्ड वैल्यू बता देती हैं कि आप एयरप्लेन में इस फिक्स्ड वैल्यू से ज़्यादा एयर नहीं भर सकते, नहीं तो इसका हाल भी एक गुब्बारे की तरह हो जाएगा। इस फिक्स्ड वैल्यू को डिफरेंशियल प्रेशर बोलते हैं। मान लो कि बोइंग 737-800 NG का मैक्सिमम डिफरेंशियल प्रेशर 8.3 psi है। इसका मतलब है एयरप्लेन में सिर्फ 8.3 psi तक ही हवा भरी जा सकती है और इसी डिफरेंशियल प्रेशर से हमें एयरप्लेन की सर्विस सीलिंग का पता चलता है। सर्विस सीलिंग का मतलब है एयरप्लेन की मैक्सिमम ऊंचाई, मींस एयरप्लेन मैक्सिमम कितना ऊंचा उड़ सकता है। सो चलिए एक चार्ट को देखते हैं। आपको मालूम ही है कि हम सिर्फ 10,000 फीट तक ही सर्वाइव कर सकते हैं जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.1 psi है। पर एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर इस डेडलाइन को ना चूज़ करके 8,000 फीट को चूज़ करते हैं
क्योंकि 2000 फीट नीचे आने से एयर इंक्रीज हो जाएगी और उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिससे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि 8000 फीट एल्टीट्यूड का प्रेशर 10.9 psi है। और अगर हम 10.9 psi में से बोइंग 737-800 NG के मैक्सिमम डिफरेंशियल प्रेशर को माइनस कर दे, जो कि 8.3 था, तो हमें इनका डिफरेंस मिल जाएगा जो कि 2.6 होगा। और अगर इसे हम चार्ट पर देखें तो 2.7 psi प्रेशर 40,000 फीट पर है। इसका मतलब है कि हमारा एयरप्लेन 40,000 फीट से भी थोड़ा ऊपर फ्लाई कर सकता है, जो कि 41,000 फीट है। और बोइंग 737-800 NG की सर्विस सीलिंग 41,000 फीट ही है। यू कैन चेक ऑन गूगल। इतनी कैलकुलेशन के बाद अगर सिंपली इसका मतलब बताऊं कि जब आप एयरप्लेन में 41,000 फीट पर फ्लाई कर रहे होंगे तो एयरप्लेन में मैक्सिमम 8.3 psi हवा भरी जा सकती है और आपको जहाज़ के अंदर 8000 फीट की ऊंचाई वाली फीलिंग आएगी। अगर आपको एक रियल फैक्ट बताऊं तो आपने कभी 8000 फीट से ऊपर फ्लाई किया ही नहीं है। ये 8.3 psi एयर प्रेशर आपको एक हिसाब से 8000 फीट वाला ही फील देता है। अब इसे टेक्निकली समझते हैं कि एयरप्लेन को प्रेशराइज कैसे किया जाता है, और अगर आप एयरप्लेन में बैठे तो आपको मालूम हो कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले जैसे जैसे एयरप्लेन ऊपर जाता है तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है, और एयरप्लेन में एयर प्रेशर को बढ़ाने के लिए इंजन के कंप्रेसर में से एयर ली जाती है। इसे ब्लीड एयर बोलते हैं। इंजन में से ब्लीड एयर लेने के लिए इन स्विचेस को ऑन किया जाता है। ये मोस्टली कंप्रेसर के 5th या 9th स्टेज से ली जाती है, ताकि अगर कम एयर की ज़रूरत पड़े तो 5th स्टेज से ली जा सके और ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़े तो 9th स्टेज से ली जा सके। पर एयर कंप्रेस होने के कारण गर्म भी होती है, इसलिए ये एक प्री कूलर से निकलती है और इसके बाद ये एयरप्लेन के एयर कंडीशनिंग पैक्स में जाती है और वहाँ से पूरी तरह ठंडी होकर इन साइड वॉल डिफ्यूज़र डक्ट या एयर स्कूप में से पैसेंजर कंपार्टमेंट और कॉकपिट में जाती है, जिससे कि एयरप्लेन प्रेशराइज्ड रहता है और आप आराम से सांस ले पाते हैं। इसके बाद एयरप्लेन की टेल में इंस्टॉल इस आउटफ्लो वेल्व को समझते हैं। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है। जब एयरप्लेन ऊंचा जाने के लिए क्लाइंब करता है तो ये आउटफ्लो वेल्व अपने आप बंद होनी शुरू हो जाती है, ताकि एयरप्लेन से एयर बाहर ना जा सके और एयर प्रेशर मेंटेन हो सके। और जैसे जैसे एयरप्लेन नीचे आता है तो ये अपने आप ओपन होने लगती है, ताकि एयर प्रेशर बाहर जाना शुरू हो जाए, क्योंकि नीचे तो पहले ही इतना एयर प्रेशर होता है कि हम सांस ले सकें। और अगर नीचे आते समय इस वेल्व ने ओपन होकर एयर प्रेशर को ना रिमूव किया तो इससे पैसेंजर्स और एयरप्लेन के स्ट्रक्चर दोनों को नुकसान हो सकता है। इसके बाद आते हैं फ्यूजलेज में इंस्टॉल इन पॉजिटिव प्रेशर रिलीफ वेल्व पर। ये एयरप्लेन में फालतू या एक्सेसिव एयर प्रेशर को बाहर निकालती है। जैसा कि मान लो बोइंग 737 NG का मैक्सिमम डिफरेंशियल प्रेशर 8.3 था। अगर प्रेशराइजेशन करते समय ये प्रेशर 8.5 हो गया तो इस वेल में प्रेजेंट इस बॉल पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। ये स्प्रिंग को बाहर की तरफ पुश करेगी और फालतू एयर प्रेशर बाहर निकल जाएगा। इस पॉजिटिव प्रेशर रिलीफ वेल्व के साथ साथ नेगेटिव प्रेशर रिलीफ वेल्व भी होती है और इनका काम पॉजिटिव वेल्व से उल्टा होता है। जब एयरप्लेन के बाहर का प्रेशर बढ़ जाए तो बाहर वाला प्रेशर इन वेल्व्स को अंदर की तरफ पुश करके अंदर एंटर हो जाता है, और जब एयरप्लेन के अंदर का प्रेशर ठीक हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। एयरप्लेन में ये वेल्व्स थोड़ा ऊपर करके इंस्टॉल की जाती है, ताकि पानी में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान इनमें से पानी अंदर ना आ सके। अगर एयरप्लेन लगातार इंजन में से ब्लीड एयर लेता रहे तो इससे काफ़ी फ्यूल बर्न होगा और कोई भी एयरलाइन ये नहीं चाहेगी। इसलिए पैसेंजर कंपार्टमेंट के नीचे रीसर्कुलेशन फैंस होते हैं, जो कि एयरप्लेन में प्रेजेंट हवा को इन साइड वॉल ग्रिल से खींच लेते हैं, जो कि पैसेंजर सीट्स के नीचे होती हैं, और एयर को फिल्टर से साफ करके एयर कंडीशनिंग पैक्स में भेज देते हैं, जो कि दोबारा पैसेंजर कंपार्टमेंट में रीसर्कुलेट हो जाती है। इन रीसर्कुलेशन फैंस को इन स्विचेस से ऑन किया जाता है और एयर कंडीशनिंग को इन दो स्विचेस से ऑन करते हैं। ये रीसर्कुलेशन फैंस 50% एयर को रीसर्कुलेट करते हैं, जिससे कि इंजन पर ज़्यादा लोड नहीं आता। इसके बाद आते हैं इन ब्लो आउट पैनल्स पर। ये पैनल्स फॉरवर्ड फ्यूजलेज के फ्लोर में होते हैं। इन केस
फ्लाइट में कार्गो कंपार्टमेंट का डोर खुल जाए और वहाँ का सारा एयर प्रेशर बाहर निकल जाए तो 80% पॉसिबिलिटी है नीचे लो प्रेशर होने के कारण फ्लोर के ऊपर का हाई प्रेशर फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करेगा, जिससे कि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। सो प्रेशर को इक्वल करने के लिए ये पेन्स अपने आप ओपन हो जाती है, जो कि एक बड़े डैमेज से बचाती है। कॉकपिट में पायलट को इस न्यूमेटिक एयर प्रेशर गेज से एयरप्लेन के अंदर का एयर प्रेशर पता चलता है। ये बड़ी वाली नीडल एयरप्लेन के अंदर और बाहर के एयर प्रेशर का डिफरेंस बताती है। ये बोइंग 737-800 NG का ही कॉकपिट है। अगर ये बड़ी वाली नीडल 8.3 पर आ गई तो एक एल्टीट्यूड साउंड वार्निंग आ जाएगी कि एयरप्लेन का प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया है, और उस साउंड वार्निंग को इस एल्टीट्यूड हॉर्न कटआउट स्विच से बंद किया जाता है। और ये छोटी नीडल पायलट को ये बताती है कि एयरप्लेन के अंदर का प्रेशर किस एल्टीट्यूड के इक्वल है। जब आपका एयरप्लेन 41,000 फीट पर होगा तो बाहर और अंदर के प्रेशर का डिफरेंस 2.6 होगा, जो कि इस निडल को 8,000 फीट पर ले आएगा, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एयरप्लेन की मैक्सिमम हाइट पर भी आपको 8,000 फीट वाला ही एल्टीट्यूड फील होगा और उसकी इंडिकेशन यहाँ मिलेगी। सो अब इस बात को ध्यान से समझते हैं कि एयरप्लेन में कान बंद क्यों हो जाते हैं। जब एयरप्लेन टेक ऑफ के बाद क्लाइंब कर रहा होता है तो एयरप्लेन के अंदर का प्रेशर हमारी बॉडी के प्रेशर से कम हो जाता है। सो हमारे कान के पर्दे के इस तरफ एयर प्रेशर कम और अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जो कि पर्दे को बाहर पुश करता है और एयर क्लॉग जैसी प्रॉब्लम आती है। और कुछ समय बाद हमारी बॉडी उस कम एयर प्रेशर में भी इक्वलाइज हो जाती है और दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होने के कारण सब नॉर्मल हो जाता है। पर दूसरी ओर जब एयरप्लेन लैंडिंग के लिए नीचे जाना शुरू करता है तो एयरप्लेन का प्रेशर एकदम से ज़्यादा होने लगता है और हमारी बॉडी का प्रेशर अभी भी कम ही होता है। सो ये ज़्यादा एयर प्रेशर पर्दे को अंदर की तरफ पुश करता है, जिससे कि कान काफ़ी तेज़ी से दर्द होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एयरक्राफ्ट एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम। पर इसके वेरियस फैक्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी वाई एयरप्लेन्स फ्लाई हाई और फ्यूजलेज वाली वीडियो को भी देखें, ताकि आप सब चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। नाउ दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको एयरक्राफ्ट के एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम की एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी और साथ में आपने हाइपोक्सिया और एल्टीट्यूड वेरिएशन और डिफरेंशियल प्रेशर को भी अच्छे से समझ लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।